प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से। क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ तो यूपी मेरा होम कार्डर हुआ और आज मैं कानपुर में पोस्टेड हूँ, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ पे हम लोग का ये पॉडकास्ट चल रहा है। Can you share some tips or strategies for those currently preparing for the UPSC exam? Yes, sure. I think everyone who is aspiring for UPSC, like I said, there are 4-5 essential sine qua non things that you should first keep on your study table. Civil services क्या है, कैसे qualify करते हैं, कि IAS की कुर्सी मिल जाएगी तो बहुत name, fame, power। पूरे साल आप बाहर नहीं निकले थे रूम से, आप विदाउट सैक्रिफाइस आपको कुछ नहीं मिलता। बचपन में अपनी मम्मी को बोला था कि मुझे भी डांस सीखना है। Then Kanpur Dehat, which is more in this area of Kanpur and central UP, but failure is not the opposite of success. Failure is a springboard to success. You're welcome to the podcast. Thank you. Thank you so much. Ma'am, what inspired you to pursue a career in civil services? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म आज आप सब लोगों से बात करने के लिए। जैसा इन्होंने बताया कि मेरा नाम सौम्या पांडे है और मैं 2017 बैच की IAS ऑफिसर हूँ। मैंने 2016 में UPSC का एग्जाम दिया था। मैं ग्रेजुएट की थी 2015 में। आई डिड माई BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मोतीलाल नेहरू NIT प्रयागराज। यस, मैं प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से। और वहीं से मैंने BTech कंप्लीट किया। फिर मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 4th रैंक आई थी ऑल इंडिया। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी और मुझे अपना होम कार्डर उत्तर प्रदेश ही मिल गया। क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ तो यूपी मेरा होम कार्डर हुआ और आज मैं कानपुर में पोस्टेड हूँ, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ पे हम लोग का ये पॉडकास्ट चल रहा है। तो इंस्पिरेशन तो बहुत सारे थे। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले इंस्पिरेशन मेरी मदर थी। शी इज अ डॉक्टर बट शी हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू वर्क हार्ड और डेडिकेशन की पावर, पैशन की पावर उन्होंने मुझे बचपन से सिखाई, पेरेंट्स ने मेरी सिखाई। एंड सेकेंडली, जब मैं क्लास 12th में थी तो मैंने CBSE बोर्ड में मैंने टॉप किया था। तो फिर मैं एक इवेंट में गई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सोशल बैंकिंग इवेंट था। वहां पे कुछ टॉपर्स आए थे, जैसे आप सामने से वो बोल रहे थे और वो बता रहे थे सिविल सर्विसेज क्या है, कैसे क्वालिफाई करते हैं। तब मुझे पहली बार एक पैशन इग्नाइट हुआ, एक फायर इग्नाइट हुआ कि मैं भी सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ूं, जानूं। एंड देन आई रियलाइज दैट टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग ऑल्सो कि ये सर्विस, ये कुर्सी आपको इतनी अथॉरिटी के साथ साथ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में सोशल वेलफेयर, सोशल सेक्टर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। सो इंस्पिरेशन वाज मेनी, बट आई थिंक वो जो इवेंट हुआ था वहां मैंने जब टॉपर्स को सुना था तो मुझे लगा था कि मैं तैयारी शुरू करूं। कर सकते हो आप जी। What mindset do you think is essential for success in competitive exam, especially on their first attempt? I think mindset is very, very important for being successful in anything and everything you do in life. एंड सबसे पहले तो लाइक मार्क ट्वेन की एक कहावत है कि द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे व्हेन यू आर बोर्न एंड द डे व्हेन यू फाइंड आउट योर व्हाई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप अपने आप से पूछिए जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, व्हाई डू यू वांट टू सिट ऑन दिस चेयर। अगर वो वाई का आंसर आपको अच्छे से मिलता है तो वो एक रीजन होगा जो आपको फ्यूल करेगा IAS की जर्नी में कूदने के लिए। और दैट वाई हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। मतलब वो वाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे दोस्त हैं, आप तैयारी करें इसलिए मैं भी तैयारी करने लगूं, या मेरे पेरेंट्स ने बोला, माता पिता ने बोला, घर वालों ने, गांव वालों ने बोला इसलिए मैं तैयारी करने लगूं, या मुझे लग रहा है कि IAS की कुर्सी मिल जाएगी तो बहुत नेम, फेम, पावर, लाल बत्ती की गाड़ी, गनर, ये सब चीजें मिलेंगी इसलिए मैं तैयारी करूं। मतलब ये सब वाई बहुत सुपरफिशियल है। आपका वाई बहुत डीप होना चाहिए। आपका वाई ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे और आप दिन रात लगे रहो और एकदम अपने एंड गोल तक पहुंचो। So the only mindset that you require for UPSC and for that matter anything in life is what I call the FAT formula for success. FAT की spelling क्या होती है? FAT. So 3 words: focus, attitude and thought. ये 3 वर्ड्स हैं जो आपका आप फोकस्ड माइंडसेट होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए। ये 3 चीजें होंगी तो आप लाइफ में कुछ भी एम कर रहे हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एंटरप्रेन्योर बनना, स्टार्टअप शुरू करना, अपना बिजनेस शुरू करना, IAS बनना,
टीचिंग लाइन में जाना, हर चीज के लिए अगर आप फोकस्ड हैं, आपको अपने गोल क्लियर हैं और आप उसके लिए पैशनेटली एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल होंगे। एंड सक्सेस फॉर मी इज कि आपने जो अपने लिए गोल्स डिफाइन किए हैं वो आप अचीव करते जाओ। मैंने आपके इंटरव्यू में किसी में देखा था, आप लाइक पूरे साल आप बाहर नहीं निकले थे रूम से, आप पढ़ते रहते थे नॉन स्टॉप। हाँ, मतलब कैसे मेंटेन करते थे? होता नहीं, फोबिया हो जाता है, आप एक Correct. कमरे में आप बैठे हो लॉक करके अपने आपको, डेली आपको एक ही चीज करनी है, Correct. 110% आपको देना है उसमें अपना। हाँ, सो आपका माइंडसेट क्या था? आई थिंक मतलब आप भी जिस मुकाम पे हैं या कोई भी जितने लोग देख रहे हैं वो जहां भी पहुंचे हैं, वो सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि विदाउट सैक्रिफाइस आपको कुछ नहीं मिलता। तो यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग टू गेन समथिंग। तो देखिए, एक बहुत पुरानी संस्कृत की कहावत है, काक चेष्टा वकोद्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी च विद्यार्थी पंच लक्षणम। जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं, जब हम पढ़ाई वाले जीवन में होते हैं, आप सब जानते हैं विद्यार्थी गृहस्थ जीवन के जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जब विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो बहुत पहले हमारे उपनिषद में और उसमें लिखा हुआ है माइथोलॉजी में कि ये 5 क्वालिटीज एक विद्यार्थी के लाइफ में होना चाहिए कि कौए की तरह कंसंट्रेशन हो, बकुले की तरह ध्यान हो, जो डॉग है उसकी तरह निद्रा हो, मतलब आप अलर्ट रहो। ओवरऑल इसकी समरी ये है अनुशासन, और व्हाट वी कॉल डिसिप्लिन। तो for in your student life, because that part is your formative years, या तो वो साल में आप कुछ करके अपनी लाइफ बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो या तो उस लाइफ में डिसिप्लिन्ड होके अपने गोल की तरफ ध्येय के साथ आगे बढ़ें और आगे आने वाले 25-30 साल लाइफ के अच्छे से गुजारें, हैप्पीनेस से गुजारें, और या फिर वो टाइम आप वेस्ट कर दें, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएं, इधर उधर हो जाएं और फिर आगे लाइफ में पछताएं और परेशान होते रहें। सो दोज फॉर्मेटिव ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी लोग जिनको हम अपने रोल मॉडल या इंस्पायरर मानते हैं, उनका एक ही मतलब गुरु मंत्र रहता है कि वो अपने गोल्स क्लियर सेट करते हैं, अपना टाइम टेबल अच्छा बनाते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं। लाइफ में हर चीज की प्रायोरिटी होती है। विद्यार्थी जीवन में डिसिप्लिन, पढ़ाई प्रायोरिटी है। जब आगे आपकी फैमिली लाइफ शुरू होगी तो थोड़ा फैमिली भी आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी, आपका करियर आगे प्रायोरिटी हो जाएगा। तो आई थिंक आपने जो भी सपना देखा है उस टाइम के लिए आप अपने डिसिप्लिन्ड शेड्यूल के साथ अगर उस पे आगे बढ़ें तो आप विजुलाइज करिए कि आपका आगे आने वाली लाइफ कितनी अच्छी होगी। तो यही था कि मैंने एक सपना देखा था कि मुझे आईएएस बनना है। जहां मैं पढ़ती थी मेरा स्टडी टेबल था और उसके सामने मैंने चिपका के लिखा था कि आई वांट टू सी माय नेम इन द फाइनल आईएएस लिस्ट। और सोते जगते उठते बैठते वॉशरूम जाते निकलते बस वही दिखता था। तो सामने वो दिखता था कि ठीक है, मेरे पास 1 साल है, इस 1 साल में अपना 100% दे दूं। और ठीक है, जैसे गीता में लिखा है कि कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वही सोच के अपनी मेहनत किया। आपने एक वर्ड लिया डिसिप्लिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे मेरे लाइफ में एवरीवन। करेक्ट। वो लाइक आप जब हॉस्टल में थे, आपके लाइक रूममेट्स भी होंगे, तो आपको कई बार लगता हो वो जो कर रहे हैं मैं भी शायद करूं, कहीं मन में एक साइकोलॉजी आ जाती है। बट आप तब भी अपने 1 साल वो प्रॉपर दिया, अपनी पढ़ाई को दिया, अपने काम को दिया। तो उससे अगर आपको जब किसी का भी मन अगर करे, जो भी स्टूडेंट सुन रहे होंगे, उनका अगर मन करे 1 साल हम भी मूवी देखने चले जाते हैं 3 घंटे तो है, कोई दिक्कत नहीं, तो उस पर क्या बोलोगे? तो बहुत अच्छा सवाल है और ये मैं बताना चाहती हूँ जितने लोग सुन रहे हैं और आप, मैं, बहुत नॉर्मल है डिस्ट्रैक्टेड होना, बहुत नॉर्मल है मन करना कि चलो मूवी देख लें, चलो फेसबुक पे चैटिंग कर लें, चलो दोस्तों के साथ घूम लें, बहुत नॉर्मल है। पहली बात तो ये कोई क्राइम नहीं है, कोई पाप नहीं है ये फीलिंग्स आना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। और हर ह्यूमन बींग में हमारा ब्रेन ऐसे कंडीशनड है कि वो इंजॉयमेंट और इजी लाइफ की तरफ ज्यादा टिल्ट होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपके लिए। मतलब हम सब जानते हैं कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए फोकस्ड होना चाहिए, और फोकस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे आज तक लगा वो था महाभारत में, जब अर्जुन को मछली पे तीर मारनी थी। तो किसी को मछली दिख रही थी, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को आसमान दिख रहा था, पर अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। उसको पता था कि मेरा गोल वो मछली की आंख है और मुझे अपना तीर वहीं मारना है। तो दैट इज द पावर ऑफ फोकस। अच्छा, अब हम सब जानते हैं, आप जानते हो, जैसे आप बोल रहे हैं, हम सबको पता है कि फोकस रहना चाहिए, पर फिर भी मन करता है। जैसे मैं भी हॉस्टल में रहती थी अपने कॉलेज में, और अगर मेरी रूममेट जा रही है मॉल घूमने तो मेरा भी मन करेगा कि चलो चलती हूँ मैं भी, क्योंकि सबका मन करता है। हम सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, और आज सोशल मीडिया के जमाने में हमारे हाथ में फेसबुक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, तो बहुत इजिली हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 1 घंटा निकल जाता है। अब यहाँ पे पावर आती है कि हम डिस्ट्रैक्टेड कैसे ना हो। इसके लिए एक छोटा सा मैं चाहूंगी कि आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि हम डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हैं। अब इसका एक मैं एनालॉजी देती हूँ आपको।
आपको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, मुंह लंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, तंबाकू खाने से होता है, मसाला थ्रोट कैंसर होता है। अगर आप कभी किसी दुकान पे जाएं और सिगरेट का पैकेट देखें तो आप उस पे देखेंगे एक बहुत गंदा सा मुंह बना होता है जिसमें माउथ कैंसर की फोटो बनी होती है, वो माउथ इन्फेक्शन की। पर फिर भी आप देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे और सब लोग वहां जाके भी सिगरेट फूकते हैं, नोइंग कि ये हमारे हेल्थ को नुकसान कर रहा है। उसका रीजन ये है कि तुरंत, मतलब आपने एक सिगरेट फूकी तो आपको तुरंत नहीं कैंसर हो जाएगा, या आप तुरंत नहीं मर जाएंगे, या तुरंत आपके लंग्स नहीं डैमेज हो जाएंगे, आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलेगा। इमेजिन करिए कि आपके जैसे वॉच है, मान लीजिए स्मार्ट वॉच है, और आपने एक सिगरेट पफ लिया और तुरंत स्मार्ट वॉच पे बीप हो गया, बीप बीप बीप, यू हैव रिड्यूस्ड योर लाइफ बाय 5 years। तुरंत मतलब लिखा हुआ मैसेज आ गया कि आपने एक स्मोक लिया और आपका 5 साल आपने लाइफ कम कर ली, तो आपको डर लगेगा, आप हाथ से छूटेगा, क्योंकि एकदम से किसी ने बताया कि ये हो गया। इसी तरह मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ यूपीएससी की, और मैं ज्योग्राफी पढ़ी हूँ, हिस्ट्री पढ़ी हूँ, मेरे किसी दोस्त ने बोला चलो यार मूवी देख के आते हैं, बहुत अच्छी मूवी आई है, भूल भुलैया 3 लगी है, चलो चलते हैं, तो मैं चली जाऊंगी, मेरा भी मन करेगा। इमेजिन करिए जब मैं मूवी देखूं और मूवी देख के बाहर निकलूं थिएटर से, तो मेरे स्मार्ट वॉच बीप 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 करके मुझे बताया कि आपने अपने प्रीलिम्स में 5 नंबर कम कर लिए। तो एकदम से डर लगेगा कि अरे मैंने 3 घंटे में अपने 5 नंबर कम कर लिए और 10 लाख बच्चे बैठे हैं, इतना कॉम्पिटिशन है। अब ये जो बीप 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 हमें एक स्मार्ट वॉच दे रही है, जो कि ऐसे कोई स्मार्ट वॉच बनी नहीं है, वो हमें अपने खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मॉनिटर नहीं है जो हमें बताए कि नहीं ये मत करो, आधे घंटे रील्स मत देखो, उससे अच्छा ये कवर कर लो। तो ऐसी कोई स्मार्ट वॉच बनी नहीं है जो हमें ये बता पाए, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी आवर ओन मॉनिटर। तो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन इज टू रिमाइंड योर सेल्फ कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे पास टाइम कितना है। और एक और चीज है, अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पैशनेट थे कि पॉडकास्ट करना है, लेना है, तो बहुत सारे और काम होंगे, बट यू आर डूइंग दिस बिकॉज योर पैशन इज फ्यूलिंग इट। तो गोल के साथ साथ जब पैशन हम ले आते हैं तो एक्सेलेंस अपने आप आ जाता है। सो पैशन से ज्यादा पर कथक आपने लाइक बहुत करा हुआ है। करेक्ट। आपने अभी 20 तक आपने कथक करा है, उससे पहले आपने भरतनाट्यम करा है जी, और कथक के बाद आपने वापस छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के पीछे। आपने फिर 28 में वापस स्टार्ट करा है। करेक्ट। तो अभी आप कर रहे हो, राइट। सो कथक के मैं बताना चाहती हूँ फॉर एवरीवन वाचिंग कि एक होता है हमारा काम विच वी डू, आवर करियर, एंड देयर इज आल्सो हॉबी जो हमें खुशी देती है, हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन देती है। सो क्लासिकल डांसिंग फॉर मी वाज दैट हैप्पीनेस क्वोशेंट, कि जैसे करके मुझे अच्छा लगता था, कि एक मेडिटेशन की तरह था मेरे लिए, कि रिलैक्स हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं टू द हायर लेवल। मैंने 4 साल की उम्र से, जब मैं 4 साल की बच्ची थी, तब से मैंने डांस सीखना शुरू किया था। मेरा पैशन था, मैंने हेमा मालिनी जी को देखा था डांस करते हुए, और मैंने बचपन में अपनी मम्मी को बोला था कि मुझे भी डांस सीखना है। तो मेरी मदर ने मुझे पहले भरतनाट्यम सिखाया 3-4 साल, और फिर कथक सिखवाया, और मैंने ट्रेनिंग प्रयागराज में ली। और मेरी भरतनाट्यम की गुरु थी सरोज ढींगरा मैम, फिर कथक की गुरु थी उर्मिला शर्मा मैम, और वहाँ पे मैंने 4th-5th ईयर तक किया है कथक। बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल अवार्ड्स जीते हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड में फाइनल तक मैं गई हूँ कथक के, और भारतीय नाट्य अकेडमी में जीता है, मतलब प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते हैं। अभी रिसेंटली भी जब हम लोग का लबसना में ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, वहां पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके सामने भी मुझे कथक परफॉर्म करने का मौका मिला। फिर सर्विस के दौरान भी जहाँ भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं वहां भी मैं परफॉर्म करती हूँ, घर में भी प्रैक्टिस करती हूँ। तो तो दैट इज लाइक, आप सब लोग कोई ना कोई वॉकिंग करता है, कोई बैडमिंटन खेलता है अपने फ्री टाइम पे, तो दैट इज लाइक अ वेरी गुड हॉबी, एंड इट्स ऑल्सो समथिंग दैट कनेक्ट्स मी टू गॉड। तो इस वजह से What were the key challenges you faced while preparing and how did you overcome them? The key challenges while preparing were that, number one, this exam is like a marathon. It's not a 400-meter race. मतलब ये नहीं कि आपने आज शुरू किया और कल आप IAS बन जाओगे. It's a long journey. मतलब 1-1.5 साल प्रिपरेशन, फिर 1-1.5 साल का एग्जाम चलता है. Syllabus is huge. It requires a lot of persistence and consistency. तो the first challenge was कि it was very long process. Syllabus बहुत बड़ा था. सेकेंड, बहुत सारे बुक सोर्सेज हैं मार्केट में, कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, बहुत कुछ है, तो बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें. एंड द थर्ड चैलेंज वाज कि बहुत सारे, और ये सबसे मेजर चैलेंज है जो हम सब फेस करते हैं, कि हर चौथे दिन लगता है छोड़ दो, क्विट कर दो, गिविंग अप. तो दीज वर द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड, एंड मैंने एक ही मंत्रा बनाया था कि आई विल रीड लेस
एंड रिवाइज मोर, कि मैं कम चीजें पढ़ूंगी, मैं रिवाइज ज्यादा करूंगी। एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स फॉलो करिए, ये नहीं कि आप मार्केट में गए, ये भी बुक उठा लिया, वो भी बुक उठा लिया। फाउंडेशंस पे वर्क करिए, बेसिक एनसीईआरटीज पे वर्क करिए और करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। तो मैंने मैंने सोचा था कि आई विल रीड लेस नंबर ऑफ बुक्स मोर नंबर ऑफ टाइम्स रादर देन रीडिंग मोर बुक्स लेस नंबर ऑफ टाइम। तो आई रेड सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करती थी और उसको इनकॉर्पोरेट करती थी। सबसे अच्छी यूपीएससी की कौन सी बुक्स होती है? लाइक एनसीईआरटी लोग सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आई गेस देते हैं, आपके सबसे बेस्ट कौन सी होती है? बुक्स बहुत सारी हैं वल्लभ जी, बट मुझे लगता है कि जो मैंने फॉलो किया था, सबसे 4 चीजें हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट थिंग इज सिलेबस, द सेकंड थिंग इज करंट अफेयर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, द थर्ड थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विच गिव्स यू एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड फोर्थ आर योर बेसिक टेक्स्ट बुक्स, जो कि एज यू सेड एनसीईआरटीज हैं। तो क्लास 6 to 10 तक की सारी एनसीईआरटीज और 11th और 12th की कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज, ये मैंने पढ़ी थी। इसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, जो आप कवर टू कवर नहीं पढ़ते, मतलब एंड टू एंड नहीं पढ़ते, बिकॉज मोटी मोटी बुक्स आप कितना पढ़ोगे, आप बस सिलेक्टिवली सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हो। फिर आप ऑप्शनल जो भी आप रेड, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, सो वट एवर ऑप्शनल यू टेक यू हैव टू प्रिपेयर दैट। सो दीज आर द 4-5 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। Okay. What are some toughest challenges your decisions you have had to make, and how did you handle the pressure? It's a very tough question, क्योंकि challenges हर दिन आते हैं and every day you face them and take decisions। तो ऐसे count करना या quantify करना मेरे लिए मुश्किल है, but ये बहुत अच्छा सवाल है, especially जो लोग prepare कर रहे हैं उनके लिए। जब तक हम यूपीएससी नहीं निकालते तब तक हमें लगता है कि बस ये निकाल लेंगे एंड आवर लाइफ इज सेट, मतलब उसके बाद हम दुनिया बदल देंगे, हम सब कुछ सिस्टम को क्लीन कर देंगे, हम करप्शन मिटा देंगे, हमें सब लगता है। बट व्हेन यू एंटर द सर्विस यू रियलाइज कि कितना ज्यादा मतलब बैलेंस्ड वे में आपको काम करके चलना पड़ता है। मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं, यू हैव टू बैलेंस ऑल द स्टेक होल्डर्स, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू बी अ गुड टीम लीडर। मतलब आपकी पूरी टीम है, उसको आपको लीड करना है, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो किसी टीम मेंबर में कोई स्ट्रेंथ होगा, किसी में कोई स्ट्रेंथ वीकनेस होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर कॉम्पिटेंसीज एंड देन यू हैव टू सबके अपने कोर कॉम्पिटेंसीज उनको आइडेंटिफाई करके बेस्ट टीम आप बनाइए। तो देयर आर मेनी चैलेंजेस। मेरी पहली पोस्टिंग सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में थी, दैट्स अ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग। तो वो सिद्धार्थनगर ईस्टर्न यूपी, गोरखपुर के पास है, नेपाल बॉर्डर पे। देन माय पोस्टिंग वाज गाजियाबाद, देन कानपुर देहात एंड देन कानपुर नगर। सो एक चैलेंज क्या, मैं एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो मैं शेयर करती हूँ आपसे। वो चैलेंज भी कह सकते हैं उसको, एक अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी। सो हमें मौका मिला टू होस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आवर ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, आवर ऑनरेबल गवर्नर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। हमारे जो ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका गांव है परौख, जहां वो पैदा हुए थे, हिज नेटिव गांव, एंड दैट्स वेरी नियर टू कानपुर, दैट्स कॉल्ड परौख गांव। इट्स इन डेरापुर ब्लॉक ऑफ कानपुर देहात, कानपुर से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट से कानपुर देहात, वहां पे। तो वी गॉट अ चांस, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर को विजिट करना था अपना गाँव, एंड ही वांटेड टू सी कि भाई जब मैं पढ़ता था, मैं पेड़ के नीचे पढ़ता था, अब क्या क्या सुविधाएं हो गई है मेरे गाँव में, चेंजेस क्या क्या है, गाँव कितना सुंदर हो गया है मैं जब था। और तो वी गॉट अ चांस कि उन सबको होस्ट करें गांव में। तो इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जब इंडिया के टॉप 4 लोग, मतलब ऑनरेबल डिग्निटरीज, ऑनरेबल पीएम, सीएम, गवर्नर मैम एंड प्रेसिडेंट सर और उनकी फैमिली, वो एक गांव में आ रहे हैं एंड गांव में पूरा 2 घंटे भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू पीपल। That was a very good opportunity. तो उस गांव को I was a chief development officer there. So I made that village into a smart village. And smart, आपने स्मार्ट सिटी सुना होगा, तो स्मार्ट सिटी की तर्ज में स्मार्ट विलेज, और स्मार्ट का मैंने फुल फॉर्म बनाया। S फॉर सोलर, कि हर घर में सोलर पैनल्स लगे हों, स्कूल्स में, आंगनबाड़ी में सोलर पावर्ड हो। M मतलब मॉडल, SMART स्मार्ट, तो M मतलब मॉडल गांव हो, मतलब वहां पे कूड़ा निस्तारण अच्छे से हो रहा हो, स्कूल कायाकल्पित हो, अच्छे बने हो, आंगनबाड़ी मॉडल आंगनबाड़ी हो जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हो, पीने की पानी की सुविधा, हर घर में नल हो।
ए से आरोग्य, मतलब जो हेल्थ सेंटर हो, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो वो बहुत अच्छा हो, टाइम से एएनएम आती हूँ, चेकअप करती हूँ। SMART, आर वॉज रूरल टेक्नोलॉजी से उसको हम लोग वो करें मतलब इक्विप करें, वाईफाई हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, एंड टी वॉज टेक्नोलॉजी की मतलब कॉमन सर्विस सेंटर हो और ये सारी चीजें हो। तो दिस वॉज अ विलेज, और वहां पे इतना अच्छा वो गाँव गया था। व्हेन ही विजिटेड, उसका पूरा मॉडल बनाया, हर घर पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर के वर्ड्स थे कि अरे दिस इज माय विलेज, मतलब दिस हैज चेंज्ड सो मच एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड सो मच। वहां पे ऑनरेबल पीएम सर से हम लोगों ने लॉन्च भी कराया था। जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए थे, ऐसे कोटियां बनाई थी, और बुकनू एक प्रोडक्ट होता है कानपुर का, बुकनू बनाया था, एक देहाती ब्रांड हमने लॉन्च कराया था। सो दैट विलेज वाज ट्रांसफॉर्म्ड एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज टर्न्ड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। उनको नहीं पता बुकनू शायद कानपुर में लोग रोटियों के साथ करेक्ट बुकनू इज अ काइंड ऑफ मसाला जो रोटियों के साथ खाते हैं। ओके मैम, हाउ डू यू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, especially given the demanding nature of your role? I think every one of us. So I have read recently कि एक हमें ना अपने लाइफ में एक व्हील ऑफ गोल्स बनाना चाहिए, एक व्हील ऑफ गोल्स, और उसमें अपने गोल्स को डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 70% टाइम अगर आप अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं तो लेट्स से 10% टाइम आपको फैमिली रिलेशनशिप्स, 5% टू योर हेल्थ, 5% टू एंटरटेनमेंट रिलैक्सेशन, 5% टू स्पिरिचुअलिटी, इस तरीके से देना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप मेंटली हैप्पी नहीं रहेंगे तो आप काम भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप दैट बैलेंस कि काम के साथ साथ आई गिव टाइम टू फैमिली, टू पर्सनल हेल्थ गोल्स ऑल्सो, सो दैट आई गिव मोर आउटपुट इन माई वर्क, बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो योर बॉडी विल बी हेल्दी व्हेन यू गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, टू योर फैमिली एंड एवरीवन। तो एक अगर आप प्रायोरिटाइज कर पाए हर चीज को, तो आई थिंक ये जो व्हील ऑफ गोल्स है इससे मुझे काफी हेल्प मिलती है। आई नो कि ठीक है, अगर मैं 80% टाइम आई एम गिविंग टू माय प्रोफेशन, सो 5% टाइम आई कैन गिव टू फैमिली, ताकि वो फ्रंट, व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम दैट फ्रंट, यू कैन वर्क मोर प्रोडक्टिवली। करेक्ट। आपने एक नाम स्पिरिचुअलिटी, करेक्ट, वो कितना मैटर करती है? जब आप कोई भी फेस में होते हो, लाइफ में डाउन भी जाओ तो भी आप स्पिरिचुअल याद करते हो। जब आप पढ़ाई करो तब भी आपके दिमाग में स्पिरिचुअलिटी, भगवान करवा दीजिए। यस। तो वो कितना आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लाइक? हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और हमें स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में भगवान तभी याद आते हैं जब रिजल्ट आने वाला होता है, उसके पहले हमें नहीं याद आते। मतलब उसके पहले आपको मंदिर के बाहर लाइनें दिखेंगी, बजरंगबली के आपको प्रसाद दिखेंगे और मन्नतें दिखेंगी, और ये सबके साथ होता है। मतलब हम सब यही मनाते हैं, भगवान पास करा दो, अच्छे नंबर दिला दो। बट स्पिरिचुअलिटी इज मच मोर देन रिलीजन। Religion is one thing, spirituality is a totally different thing. For me, I think spirituality इसलिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन चैलेंजिंग टाइम्स ऑफ आवर्स। आप इमेजिन करिए 2020, 21, 22 का समय, व्हेन द वर्ल्ड वाज ग्रैपलिंग विद कोविड। और कोविड में आई थिंक ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे कोविड से किसी की डेथ ना हुई हो या कोविड से कोई सफर ना किया हो। एवरी हाउस वाज टच्ड बाय कोविड, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन वी रियलाइज्ड कि इट्स सो इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट टू आवर इनर सेल्फ एंड टू बी मेंटली स्ट्रांग। क्योंकि वो ऐसा टाइम था, आई रिमेम्बर पंचायत इलेक्शंस हम लोग करा रहे थे कानपुर देहात में, एंड देवर, मतलब इट वाज अ वेरी बैड सिचुएशन, डेथ्स हो रही थी, कैजुअलिटीज हो रही थी, एंड इट वाज वेरी पैथेटिक और बहुत भयावह सिचुएशन थी। तो दैट इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि स्पिरिचुअलिटी इज सो इम्पोर्टेंट, और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑल्सो आप आज देख रहे हैं, आज का जो हमारा यूथ है, दैट इज अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस कि मान लीजिए एग्जाम में नंबर कम आए, यू सी पीपल अटेम्प्टिंग सुसाइड्स, या कुछ भी लाइफ में डाउन हो गया थोड़ा सा एंड दे गिव अप टू इमोशंस, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है। और वो उन्हीं सब से बचाने के लिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए बहुत जरूरी है दैट वी मेडिटेट। एंड ऑल्सो अब तो हमारी वजह से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर की वजह से, पूरी वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मना रही है, एंड योगा इज यूनिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब आप यूनिफाई कर पाए, आप कनेक्ट कर पाए टू द हायर सोल। तो दैट्स व्हाई टू ऑल द पीपल, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी वो है कि आप बुढ़े हो जाओगे तब आपको करना है। इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, एंड हम सबको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए फॉर मेडिटेटिंग, फॉर डूइंग योगा, फॉर कनेक्टिंग टू द हायर सेल्फ। क्योंकि अगर हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो यू नो, बिल्डिंग इज एज स्ट्रांग एज इट्स फाउंडेशन। कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना दो, अगर फाउंडेशन हमारी स्पिरिचुअलिटी है, तो इसीलिए वो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डेडिकेटेड कथक डांसर, हाउ डिड यू मैनेज टू बैलेंस योर पैशन फॉर डांस
regardless demand of UPSC Yes. preparation? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट मतलब मैं डांस 5-5, 6-6 घंटे डेली रियाज करते थे, 250-300 घुंघरू बांध के। पंडित बिरजू महाराज जी की मैं शिष्या रही हूँ, मतलब उनकी शिष्या की मैं रही हूँ स्टूडेंट। और जब कॉम्पिटिशन्स होते थे तो आई थिंक सुबह 4 बजे से लेके शाम तक प्रैक्टिस ही करते थे और वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाते थे। जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तब थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था, बिकॉज पढ़ाई इतनी करनी थी तो इतना रियाज नहीं हो पाती थी। बट आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, आपको थोड़ा टाइम अपने फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए देना चाहिए। तो वो आप चाहे वॉकिंग करके करो, आप बैडमिंटन खेलो, बास्केटबॉल खेलो, स्विमिंग करो, या आपका जो पैशन है लाइक क्लासिकल डांसिंग मेरा था, आप वो करके करो। तो वो आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, वो आपको रिजुविनेट कर रहा है कि आप जब पढ़ाई करने बैठो तो और अच्छे से करो। तो टू ऑल द स्टूडेंट्स और जो अभिभावक, माता पिता, पेरेंट्स भी देख रहे हैं ये, आई वुड अर्ज कि अगर बच्चे का क्रिकेट खेलने का मन है तो उसे खेलने दीजिए, क्योंकि जब वो खेल के आएगा और वो खुश मन से पढ़ेगा तो वो ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा। सिमिलरली जो भी आपको करने का मन है, आप अपना टाइम डिवाइड करिए एंड डू इट so that it rejuvenates you and it fuels you to do better in your work. आपने एक वर्ड बोला था, बास्केटबॉल आपने बोला। बास्केटबॉल भी खेलते थे? मैं बास्केटबॉल अभी भी खेलती हूँ। हाँ, मैं अपने स्कूल की कैप्टन थी और मैं कॉलेज में खेला है, फिर जो हमारी ट्रेनिंग एकेडमी है वहां पे भी मैंने अपने टीम में खेला है, और अभी भी कभी कोर्ट दिख जाता है तो मैं खेल लेती हूँ। बास्केटबॉल इज ऑल्सो अ गेम जो मुझे अच्छा लगता है। आप हर कोई होगा जिसको कोई ना कोई गेम पसंद है। हाँ, तो मैं एनसीसी कैडेट भी रही थी, तो मैं एनसीसी बीओसी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। तो मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, और जैसा मैंने बोला, जैसे कथक है या बास्केटबॉल है, वो खेल के मुझे और एनर्जी मिलती थी। जो मैं पढ़ने बैठती थी, मान लीजिए कोई टॉपिक आप 10 घंटे में कवर कर रहे हो, पर अगर आपका माइंड फ्रेश तो आप 2 घंटे में पढ़ लोगे। तो जब आप फ्रेश होते हो, एक्टिव होते हो, तो आप वही चीज कम देर में पढ़ लेते हो, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बेटर होता है। Do you experience with Kathak contribute to your discipline or resilience in any way during studies? Yes, like I mentioned, Kathak provided me with a sportsman spirit. मतलब कथक में करती थी तो I learned the power of focus. कथक में अगर आप कभी देखें तो 250-300 घुंघरू एक पैर पे बांध के पूरा तत्कार करना होता है, फिर चक्कर लेना होता है। एंड व्हेन यू टेक चक्कर, आपको एक पॉइंट पे फोकस करना होता है, अदरवाइज मतलब 33-34 चक्कर में कोई भी गिर जाएगा, एंड आपको एक पैर पे लेना होता है। तो दैट शोड यू कि कैसे एक पॉइंट पे फोकस करके यू कैन कंट्रोल योर बॉडी. And focus is something that you require during UPSC preparation also. So the power of focus, the power of dedication, the power of hard work, and all these things that Kathak taught me. तो वो मुझे help किया यहाँ पे भी. And not only that, जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठी थी तो वहां भी मुझसे कथक के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिकॉज मेरे रेज्यूमे में लिखा था कथक डांसर. सो दैट कैन हेल्प यू, दैट आल्सो शोज कि आपकी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी है, आपके होलिस्टिक इंटरेस्ट हैं, तो वो भी एक अच्छा एडवांटेज है. How do you approach the challenges of governments and policy implementation, especially in diverse regions? It's a good question, especially in a state like Uttar Pradesh. You see, Western UP is very different from Eastern UP. Northern UP is very different from Central UP or Southern UP. So UP in itself is a country in which you can see all cultures, all kinds of habitats, all kinds of ways of living. तो I was lucky enough कि मुझे अलग अलग पार्ट्स में यूपी के सर्व करने को मिला in short span of time. I started my career in Eastern UP. सिद्धार्थ नगर, जहां मैंने बताया कि इट वॉज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. तो वहां पे सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पैरामीटर्स थोड़े बैकवर्ड थे, और इसीलिए नीति आयोग वहां स्पेशल फोकस देता है. हमारे ऑनरेबल पीएम सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का भी फोकस रहता है कि जो पिछड़े जिले हैं वहां पे सोशल, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को आगे बढ़े, वो स्कूल्स अच्छे बने, हॉस्पिटल्स अच्छे बने, हॉस्पिटल सुविधाएं पहुंचे. लैंड इश्यूज बहुत हैं, तो अब पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर दिया गया है, खतौनीस को डिजिटलाइज कर दिया गया कि लैंड डिस्प्यूट कम हो, क्लियर कट डिमार्केशन हो. तो वहां पे मुझे सीखने को मिला कि वहां पे एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. तो एग्रीकल्चरल इश्यूज को कैसे डील करना है, फार्मर्स तक जो अच्छी योजनाएं हैं वो कैसे पहुंचानी है, लैंड डिस्प्यूट्स को कैसे टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से सॉल्व करना है. आई वॉज इन गाजियाबाद, विच इज एक्सट्रीम वेस्ट यूपी. यहाँ पे there were law and order issues, there were issues of sugarcane farmers, then there were issues of industries, जो कि शायद उधर नहीं था. तो यहाँ पे I learned कि कैसे मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच बना के इंडस्ट्रीज को भी, लेबरर्स को भी, गवर्नमेंट को भी, हर सेक्टर को लेके कैसे आप एक बैलेंस सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं. एंड देन कानपुर देहात, विच इज मोर इन दिस एरिया ऑफ कानपुर एंड सेंट्रल यूपी. तो यहाँ मैंने देखा कि जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं का, उनमें बहुत पोटेंशियल है. तो लाइक आई मेंशन,
बुकनू, तो उनके प्रोडक्ट्स वो बुकनू बनाती थी पर बेचती नहीं थी, तो उनको ब्रांड कर दिया उनके बुकनू को, देहाती बुकनू, Amazon पे डाल दिया, फ्लिपकार्ट पे डाल दिया, ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलने लगे, उनकी पैकेजिंग अच्छी करा दी. सो आई लर्न्ड कि गवर्नेंस में देयर विल बी चैलेंजेस, बट यू हैव टू टेक योर टीम टुगेदर. You have to have a clear end goal in mind कि मेरा चैलेंज है कि मुझे NRLM के इनकम को बढ़ाना है, तो then you can make out your way. Is there any political pressure while maintaining integrity and objectivity in your decisions? So I think this is a very commonly asked question, and it is almost asked everywhere कि political pressure होता है, you know, you do have political pressures. I realized during my course of service that you know it's on you कि आप वो pressure को कैसे लेते हैं. For example, if some political personality asks you to do a certain thing, आप उनको clear cut दिखा सकते हैं कि sir और ma'am, these are the rules, this is what is possible within the rules and this is what is not possible within the rules. And then उनका भी पता है objective of the political class is also welfare of the masses, and your objective is also welfare. The approach may be different but the end goal is same. So maybe talking with them, trying to make, you know, policies clear to them and taking them on board कि we can do this, we can achieve the end goal of welfare by following these things which are as per rules. तो अगर आप इसको इस तरीके से लेते हैं, then your work will be simpler और animosity नहीं होगी, tussles और hassles कम होंगे. अगर आप एकदम वैसे लेंगे कि no I will not do this, and मतलब आप there's a way of approaching to things. So if you try to make them realize that the end goal will be welfare only, but as per the rules. So I think things will be easier then. Okay. How did you see the role of technology in governance, and what innovations you most excited about? So technology today is playing the most vital role. Like we are doing this podcast because of technology. Yeah, absolutely. And today, whether you name it education, health, governance, policy making, everywhere technology is embedded in whatever we do. We are living in the industrial revolution 4.0, that is the age of artificial intelligence. So अब तो वो time आ गया है when everything is being taken over by AI. तो गवर्नेंस में भी वही है कि हर जगह टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल. एंड नाउ टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड. दो मतलब मुही तलवार होती है. You can make it your master, you can make it your slave. So you have to use technology in such way कि welfare of maximum number of people हो पाए. तो like I mentioned, land disputes सब सारे मतलब कम हो रहे हैं because land records digitalize हो रहे हैं. क्रिमिनल सिस्टम बहुत इंप्रूव हो रहा है बिकॉज वहां भी FIRs ऑनलाइन रजिस्टर हो रही हैं, सब सारी चीजें ऑनलाइन आ रही हैं. इवन 112 जो गाड़ी है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कितने सेकंड्स में वो रिस्पॉन्स टाइम पहुंच रही है. सिमिलरली जैसे आई एम सिटिंग इन द लेबर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं विच वर अर्लियर मैनुअल, नाउ गवर्नमेंट हमारे ऑनरेबल CM सर का ड्रीम है सब कुछ E-ऑफिस पे आए ताकि कोई सारी ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई पेंडेंसी ना रहे, कोई करप्शन ना रहे, रेड टेपिज्म ना रहे. तो E-ऑफिस के माध्यम से फाइल्स चल रही हैं. इसके अलावा जितने हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज हो रहे हैं. स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई दीक्षा ऐप एंड स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हो रही हैं. आजकल टेलीमेडिसिन से अपोलो के डॉक्टर्स गाँव में भी लोगों को मरीज को देख पा रहे हैं CHC PHC में. सो अंडर द डिजिटल इंडिया एप्स हो गई हैं बहुत सारी. इवन हमारी ट्रेनिंग की भी कर्मयोगी ऐप है, ऑनरेबल CM सर ने इसको हमारे लिए किया है. तो ऑनरेबल PM सर का जो विजन है ऑफ डिजिटल इंडिया, ऑफ स्किल इंडिया, ऑफ आत्मनिर्भर भारत, एंड हमारे ऑनरेबल CM सर ऑफ UP, ये टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा थ्रस्ट है टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड ऑल्सो फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल. एक प्लेटफॉर्म होता है IGRS, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. आप घर बैठे शिकायत कर सकते हैं जो भी आपको लग रहा है और वो तुरंत शिकायत निस्तारित होकर आपसे फीडबैक लिया जाएगा. 1076 CM हेल्पलाइन है, उस पर आप 24/7 कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं. देयर इज अ निवेश मित्र पोर्टल जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सारे लाइसेंसेस ऑटोमेटेड किए गए हैं. अब ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने आपको लाइसेंस लेने के लिए, आप घर बैठ के अप्लाई करिए, 15-20 दिन 30 दिनों में आपको मिल जाएगा. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. आपने एक वर्ड यूज किया करप्शन. यस, उसको ब्रीफ कर सकते हो. हर सेक्टर में, हर जितने भी एरिया, हर जगह करप्शन हर जगह होता है. राइट. तो आपके जो जब तक आपने इतना अभी तक फेस करा है या आपने देखा है, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ राइट. और ये बहुत एज कॉमन मैन, मतलब जब मैं भी तैयारी कर रही थी मुझे लगता था बहुत करप्शन है और हर चीज में यू हैव टू गिव मनी एंड ब्राइब और रिश्वत से सब कुछ होता है. नाउ कमिंग इनटू द सर्विस, आई हैव रियलाइज्ड कि यू, जैसे गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू मेक इन द सोसाइटी. तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स, आवर टीम्स, आवर ऑफिस.
सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश सर ने इतने सिस्टम्स बनाए हैं। आपने इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था, जब टेक्नोलॉजी आएगी हाँ, तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, और जब ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा तो करप्शन कम होगा ऑटोमेटिकली। अब फॉर एग्जाम्पल IGRS है। पहले क्या होता है कि मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है शिकायत लेके, मैनुअली यहाँ दे रहा है किसी क्लर्क को, वो पैसा ले रहा है और फिर शिकायत का सॉल्व करा रहा है, या लाइसेंस के लिए पैसा दे रहा है। अब नाउ बिकॉज इट इज ऑनलाइन, देयर इज ट्रांसपेरेंसी। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, सबका डिजिटल ट्रेल है और वो ऑनलाइन आपको मिल जा रहा है। कुछ शिकायत भी अब तो आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो। तो दिस इज अ वेरी बिग बूस्ट टू ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोबिटी इन द सिस्टम। सिमिलरली आप देखिए, हर चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स फिक्स्ड हैं। अगर कोई भी चीज टाइमली नहीं हो रही तो उत्तरदायित्व तय होता है, या कहीं डिफॉल्टर कोई होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट एक्सेट्रा। तो वो क्लियर कट एक डेटरेंस मैकेनिज्म है कि लोग डरेंगे करप्शन करने से, कि ये करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमें FIR हो सकती है, जेल हो सकता है। So there is a deterrence mechanism and then there is an enabling mechanism in terms of technology and transparency. तो मुझे लग रहा है अब जो हम कह रहे हैं ना, ease of doing business को बढ़ावा मिल रहा है। आप अभी निवेश मित्र पोर्टल पे जाइए, आपको दिखेगा कि वहां पे आपको किसी भी चीज का लाइसेंस चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना है। सिमिलरली देयर इज अ CM डैशबोर्ड दर्पण, जिसमें हर विभाग की रैंकिंग है, और उसमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है रैंकिंग का कि आप कितना जल्दी डिस्पोज कर रहे हैं शिकायतें, कितना जल्दी लाइसेंस जनरेट कर रहे हैं। तो एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ऑफिसर ये अब बहुत अवेयर है कि हमें सही से काम करना है, अदरवाइज इट कैन कॉज प्रॉब्लम। आई थिंक द होल सिस्टम जो ऐसा डिजाइंड है जिसमें करप्शन के लूप होल्स को प्लग किया गया है। क्या आजकल ऑनलाइन पेमेंट भी बढ़ गए तो उस चक्कर में भी बहुत कम हो गया है। करेक्ट। अब देखिए, अब UPI, आप ठेले पे भी जाओगे आपको UPI दिखेगा। ऑनरेबल PM सर ने ये शुरू किया था, तब लग रहा था कैसे होगा, बट नाउ एवरी नूक एंड कॉर्नर हैज UPI, और अब तो UPI से ज्यादा बल्कि ULI आ गया है ना। सो देयर इज अ यूनिफाइड कैश कम होता जा रहा है, कैश कम हो रहा है। करेक्ट। What advice would you give young people aiming to succeed both academically and in their personal passion? The advice that I would like to give to all the young aspirants, जैसे मैंने बोला था, focus, attitude, thought. हाँ, तो यही 3 चीज मैंने अपनी लाइफ में याद रखा था। आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आएंगे। आई शेयर अ स्मॉल स्टोरी। मैं हमेशा, आई ऑलवेज लाइक स्टोरीज, और उससे मैं अपने लाइफ को रिलेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका IAS बनने का मन है, और आपके आसपास के लोग आपको बोल रहे हैं, अरे तुम्हारे तो 10th में भी अच्छे मार्क्स नहीं थे, 12th में भी अच्छे नहीं थे, कैसे करोगे, गाँव से हो, हिंदी मीडियम हो, कहाँ से तुम कलेक्टर बन, IPS जो फेल हो गए। करेक्ट 12th फेल मूवी, कैसे बनोगे। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे विच विल ट्राई टू पुल यू डाउन। एक इसी पे कहानी है कि एक बार क्या हो रहा था कि एक हाइपोथेटिकल कहानी है कि फ्रॉग्स की रेस हो रही थी। तो बहुत सारे फ्रॉग्स थे, कुछ बड़े मोटे फ्रॉग्स थे, कुछ छोटे छोटे फ्रॉग्स थे। तो जो बड़े मोटे पुराने फ्रॉग्स थे वो नहीं चाहते थे कि रेस हो, पर छोटे वाले बेचारे चाहते थे कि चलो हम रेस करके देखना चाहते हैं हम कुएं तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो खैर रेस स्टार्ट हुई। बड़े वाले फ्रॉग्स ने बोलना शुरू किया, तुम लोग नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, मर जाओगे, गिर जाओगे। छोटे छोटे फ्रॉग्स बेचारे धीरे धीरे थक थक के बाहर होते गए। तब किसी ने देखा कि एक छोटा सा फ्रॉग बेचारा लंगड़ाते 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 एंड लाइन तक पहुंच गया है, और वो मतलब कुएं में पहुंच गया और जीत गया। फिर हुआ कि मतलब सब बाहर निकल गए, छोटा सा फ्रॉग कैसे जीत गया जो कितना वीक था, इतना मतलब फ्रेजाइल सा था। तब पता चला कि वो डेफ था। ही वाज डेफ, ही कुड नॉट लिसन टू व्हाट पीपल वर सेइंग। So the advice that I would like to give to all the people is you have to be deaf, not to everyone, not to your teachers, not to your parents, but you have to be deaf to situations and to people who try to pull you down. क्योंकि कई बार क्या होता है, you have the potential, आप में potential है कि मैं ये कर सकता हूँ, अपने गोल देखा, आप पैशनेटली काम करो, बट घर वाले, दोस्त, यार, रिश्तेदार नहीं कर सकते, स्पेशली विद गर्ल्स के साथ बहुत होता है। बीइंग अ गर्ल आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई लड़की है, शादी करना है, ये करना है, और तुम कहाँ सोच रहे हो कलेक्टर बनने के बारे में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर पोटेंशियल है। यू हैव टू बी डेफ टू पीपल सो दैट यू रीच योर एंड गोल, एंड वंस यू रीच योर एंड गोल, दोज विल बी द पीपल हु विल कम एंड से हमें तो पहले से पता था कि लड़का IAS बनेगा। So then they will give you a pat on your back. तो you have to be deaf to people, you have to be focused, attitude positive रखिए अपना, no matter what the situation, क्योंकि जैसे कहते हैं संसाधनों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो कितने भी रिसोर्सेज हैं नहीं हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखिए एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल, बिकॉज मतलब यू आर लिविंग नॉट टू बी, मतलब एक बहुत कहावत है कि दिस लाइफ इज नॉट फॉर जस्ट बीइंग अलाइव, इट इज फॉर फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। तो अपना पर्पस ढूंढिए और उसकी तरफ काम करिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी नानी मुझसे हमेशा कहती है जहाँ चाह है वहाँ रहा है। करेक्ट।
तो So that is it. you where there is a will, there is a way. Will. हाँ. आपसे मुझे आपने एक पूछा लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, Right. जो आपने एक चीज हाँ. टॉपिक उठाई, लाइक हाँ. मेरी फ्रेंड्स है हाँ. एट द एज ऑफ 22 दे वर लाइक उनके पेरेंट्स अभी सब फोर्सफुली होने लग गया कि अब शादी करो, Correct. तुम शादी के बाद भी कैरी ऑन कर सकते हो पढ़ाई। आई सपोर्ट, मुझे लगता है कि नहीं हो सकती। Right. चेंजेस बहुत आ जाते हैं शादी के बाद, पढ़ाई में जो फोकस अभी आपको वो आप नहीं दे सकते। तो मेरा ऐसा मानना है फॉर माई साइड कि पहले इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, उसके बाद आप जो आपको करना है वट एवर यू डू। सो आपका इस पे क्या होगा कि जो भी पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं 100% करते हैं कि आप शादी पहले कर लो, उसके बाद सब कुछ बाद में, सारे क्राइटेरिया, घर वाले, फैमिली मेंबर्स, तो आपको उसमें क्या क्राइटेरिया लड़कियों? लाइक आई सेड कि जो मैंने डेफ फ्रॉक की कहानी आपको सुनाई, वो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। हो सकता है आपके खुद के सगे माता पिता हों, आपके खुद के रिश्तेदार हों जो बोल रहे हो कि नहीं ये शादी कर देते हैं, अभी तुम ये मत करो, तो उनके लिए भी आप डेफ हो जाइए। सी अल्टीमेटली यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ, मतलब आपने अपने लिए कुछ सपना देखा है, सो यू शुड गिव योर 100% टुवर्ड्स इट। For girls who are doing, I can relate because I am a girl, I have a daughter, so I can understand कि for girls it is a little difficult. Society ऐसी बनी है कि वो एक एज के बाद it's like कि marriage becomes a priority. बट जहां भी मैं जाती हूँ मैं यही कहती हूँ कि लड़कियों को सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति चला रहे हैं, और मिशन शक्ति का नारा है नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता हर तरीके से होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मतलब जब तक आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक आपके हाथ में खुद की सैलरी नहीं आएगी, तब तक यू आर वल्नरेबल टू बी, मतलब आप शोषित होंगे, वंचित होंगे, डिस्क्रिमिनेटेड होंगे, आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट और सब कुछ आप झेलोगे, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। आई एम डिपेंडेंट ऑन यू फॉर मनी। सो द डे व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, व्हेन यू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, दैट इज द डे जब आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होगी, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को आप पढ़ाओ, वो अपने पैर पे खड़ी होंगी तो अपने आप वो अपनी लाइफ सुधार लेंगी। What qualities do you believe are essential for someone aspiring to join civil services? I think the most important quality is consistency, the ability to do smart work, and the ability to never give up. Matlab civil services, like I said, is like a marathon. It is not a sprint. So you don't have to give up after small failures. Matlab failure is not the end, it is only a bend. मैंने कहीं एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी कि फेलियर इज नॉट ऑपोजिट टू सक्सेस। मतलब आपसे कोई पूछे कि सक्सेस का ऑपोजिट क्या है, हम बोलेंगे फेलियर, आइदर यू आर सक्सेसफुल और यू आर फेलियर। बट फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज अ स्प्रिंगबोर्ड टू सक्सेस। मतलब फेलियर आपको मिलेगी तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम यू हैव टू बी परसिस्टेंट, हैव अ नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड जस्ट फॉलो योर स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी। मैंने जितने लोगों से सुना, लोग कहते हैं फेलियर से हमने सीखा, सक्सेस सब कुछ नहीं सीखते। Yeah, that is. And we always listen about success stories. We should read about failure stories. कि कितना कोई भी you pick up any great person, role model जो आप सोचते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, or anyone whom you aspire to be. You read their autobiography and you will see it is more filled with failures than successes. Can you share some tips or strategies for those currently preparing for the UPSC exam? Yes, sure. I think everyone who is aspiring for UPSC, like I said, there are 4-5 essential sine qua non things that you should first keep on your study table. Study the syllabus very properly. Read each and every line of the syllabus. Start reading a newspaper daily. I used to follow The Hindu, The Indian Express. You can follow any good newspaper which you like. Study the previous year question papers and start writing answers, because UPSC is more about expression. So there are 3 stages of UPSC: prelims, mains and interview or personality test. So start answer writing. Follow and read and reread your NCERTs and make notes out of them and add contemporary things to them. And keep your book sources limited. Choose your optional very, very wisely, because your optional is a very important decision. So these are 4-5 things that I would like to tell the aspirants. Cracking the UPSC in your first attempt at a such young age is incredible. Thank you. What was the source of your motivation at that time? At that time, the source of my motivation was that I have seen a dream of becoming an IAS officer, and I am a follower of, like, I used to read Dr. APJ Abdul Kalam and Swami Vivekananda, और उनकी line है which you must be knowing: dreams are not what you see in your sleep. Dreams are something which don't let you sleep. So if your
गोल इज सो मच फ्यूल्ड बाय पैशन कि आपको वो सोने ना दें, आपको दिन रात बस लग रहा है कि मुझे आईएएस बनना है, एंड यू गिव योर 100% टू इट। अर्जुन की आंख की तरह एक एम बना। एग्जैक्टली, तो फिर आप उसी की तरफ अगर आप लगे रहें। सो देयर आर 3 थिंग्स, एक गोल होना चाहिए, उसके लिए पैशन होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये 3 चीज होंगी तो आप अपने गोल के लिए ऑटोमेटिकली बिना किसी मेहनत के आप काम करते जाएंगे एंड यू विल अचीव द गोल। और हो सकता है एक बार में ना हो, एक अटेम्प्ट में ना हो, 2 अटेम्प्ट में ना हो, बट यू शुड नॉट गिव अप अगर आपका ड्रीम इंपॉर्टेंट है और अगर आपने गोल अच्छे से देखा है। और साथ साथ आप एक बैकअप प्लान भी रख सकते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो देन आई विल स्विच ओवर टू दिस, बट देन आपका जो गोल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दिन रात बस उसके लिए लगे रहें। सॉरी टू इंटरप्ट, बट लास्ट लाइक फोर्थ डिसिप्लिन, लाइक आपने 3 पॉइंट्स होता है, मुझे लगता है फोर्थ डिसिप्लिन। यस। लास्ट क्वेश्चन, दैट्स हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड? आई थिंक द बिगेस्ट कैरेक्टर और द बिगेस्ट क्वालिटी, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिया सच अ यंग एज, तो आप ग्राउंडेड कैसे हो? होता है ईगो आ जाता है। करेक्ट, वो ईगो तो नॉर्मल आ ही जाता है ह्यूमंस में, बट आई थिंक आप जितने भी द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माय माइंड इज रतन टाटा जी। तो अगर आप उनको पढ़ें, उनकी लाइफ को देखें, being such a great person, he used to do so much of philanthropy, charity, इतने बड़े businessmen थे, but the greatest quality was humility. You name, आप कितने भी बड़े लोग, आप महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, रतन टाटा जी को देख लीजिए, डॉक्टर कलाम को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद, जो भी आपका रोल मॉडल है, अगर आपको उनके बारे में पढ़ने को या उनसे मिलने का मौका मिले तो आप रियलाइज करेंगे दैट ऑल ऑफ देम आर सो हम्बल, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, एवरीथिंग दैट वी आर गेटिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ अस, it is because of a lot of forces, a lot of people who have helped us. Blessings from our teachers, from parents, from Almighty. जैसे कहते हैं ना कि the whole cosmos is helping you achieve that. तो the only attitude जो आपके अंदर हमेशा होना चाहिए, जो हम सबके अंदर होना चाहिए, that is attitude of gratitude. Gratitude and thankfulness towards everyone who has helped us to achieve this place. And यहाँ पे हम आए हैं to give back to the society. So when you have that feeling of empathy, of keeping yourself in the other person's shoes, कि अगर सामने कोई आया है, अपनी मान लीजिए जनता दर्शन होता है, कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया है कि हमें पेंशन नहीं मिल रहा है, आप उसके जूते में अपने आप को रखे देखिए कि अगर मेरे साथ ये दिक्कत हुई होती, मुझे पेंशन नहीं मिल रहा होता, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती, तो मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही होती। व्हेन यू वर्क विद दैट एम्पैथी, अपने आप ग्राउंडेडनेस और ह्यूमिलिटी आ जाती है। यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय हिंद।